तो रुपया कमजोर नहीं हो रहा, ये तो कह दिया निर्मला सीतारमन ने, पर 83.25 पहुंच गया तो हिंद सेना, रुपया कहां जाकर रुकेगा? नमस्ते संदीप जी, जब आप जैसे धुरंधर गेंदबाज के सामने पारी की शुरुआत करनी पड़ती है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी का आभास भी है। और उस जिम्मेदारी के आभास के तहत एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में, 2 मिनट के ओपनिंग रिमार्क्स में आप प्लीज हस्तक्षेप मत करिए। देखिए, पिछले शो में भी मैंने आपके शो में कहा था कि आज जो कनेक्टेड वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें हम अपने आप को पूरी तरह महफूज नहीं रख सकते, लेकिन जो हमारे देखने का नजरिया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2013 में जब हमारी करेंसी टूटी थी, रुपया जो है वो 25% डिप्रिशिएट हुआ था, वीकेस्ट करेंसी माना जा रहा था। आज जब बड़े बड़े करेंसी जो हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगभग 14.4% टूटा है, यूरो 14.5% टूटा है, तो इंडिया की जो करेंसी है वो 10% से कम टूटी। अब देखिए, इसके पीछे कारण क्या है? ये जो 21 जो यूएस डॉलर का इंडेक्स है वो 21% ऊंचा है, अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। उसका कारण क्या है? एक तो कन्वेंशनली जो है सारे यूएस डॉलर वाज कंसिडर्ड टू बी द रिजर्व करेंसी, तो हमेशा से उसकी अहमियत ज्यादा थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार से फेड ने रेट इंक्रीज किया है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया था वो भी अफरा तफरी में विड्रॉ करते हैं। लेकिन इंडिया का मार्केट या इंडिया का रुपया क्यों नहीं टूट रहा है? बिकॉज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आज इतनी बड़ी संख्या में सामने आए हैं कि वो काफी हद तक उसकी भरपाई कर रहे हैं। क्यों भरपाई कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज रही हैं सबसे स्टेबल रही है पिछले 8 साल में, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चिंता की आवश्यकता है। लेकिन जब आप ओपनिंग कमेंट्री दे रहे थे तो आप 1-2 बहुत अहम पॉइंट्स आपको बताना भूल गए थे कि एक बहुत बड़ा मूव हमारी सरकार ने पिछले महीने किया जब फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी बदलकर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को रुपीज में अनुमति दी। इससे न केवल हमें रशिया, जो कि तमाम प्रतिबंधों के कारण अपने डॉलर में, अपनी करेंसी में नहीं ट्रेड कर पा रहा है, रशिया के ट्रेड से तो लाभ होगा ही, साथ में श्रीलंका तथा अन्य कुछ ऐसे देश हैं वहां के ट्रेड से भी लाभ होगा। तो ये एक तरीका है जिससे इंडियन रुपीस को हम सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि जब वक्त आएगा, जरूरत पड़ेगी, और ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जिससे कि दोनों डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्लस जो रिटेल इन्वेस्टर्स में जो एक भव्य उछाल हुआ है पिछले कुछ सालों में, वो इंक्रीज होगा। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर बड़े बड़े इकोनॉमीज लगभग 15 से ऊपर % टूट चुके हैं, आज येन जो है जापान का अपने 30 साल के सबसे निचले स्तर पे है, तो कहीं ना कहीं दूसरों के, मैंने आपको 2 मिनट से ज्यादा का वक्त दिया तो हिंद, दूसरों की करेंसी से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने देश, अपनी करेंसी और यहाँ की माली हालत, आर्थिक सेहत से मुझे लेना देना है। आप वो आंकड़े बताते रहेंगे, 12% टूट गया है हमारा रुपया 1 साल में, तो 12, किसी के 14 जी, 15 जी, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। और आर्थिक सेहत से तो आप जोड़कर देखते थे, 2014 में 61-62 रुपए था $1, आज वो 83.25 है। क्या इस बात को आप डिनाई कर सकते हैं? जब आप माल मंगाते हैं बाहर से, आपने कहा कि जी तेल हम रुपए में तेल ले लेंगे रूस से हम कितना तेल लेते हैं? 86% के करीब जो कच्चा तेल हम बाहर से आयात करते हैं, रूस का पुट कितना है? 2%, 4%। बाकी हमें डॉलर में देना पड़ेगा, तो वो 83.25 के हिसाब से होगा। गलत कह रहा हूं तो प्लीज बताइए। एक नियोजित प्लान के तहत जब हम इलेक्ट्रो मोबिलिटी कहते हैं, तो आज जो है फ्यूल कंजम्पशन, जो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो देश में आज बिल्कुल वो 10% नहीं होगा या बिल्कुल कम नहीं होगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 2030 तक देखेंगे एक नियोजित तरीके से निरंतर जो है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होता जा रहा है। सब कुछ फ्यूचरिस्टिक क्यों हो जाता है? वर्तमान में आप ही ने देश की सेहत रुपए की सेहत से जोड़ी, तो रुपए की सेहत तो खराब हो रही है। रुपए की, मैं वही कह रहा हूं, ये तो आप जब पूरे विश्व में पैंडेमिक था तो उसके बाद भारत में कोविड आया ही नहीं आया, लेकिन सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो था वहां भी भारत का ही था। तो आप पूरी तरह से अपने आप को महफूज या सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। लेकिन आज अब तमाम डेटा देखिए ना, अगर यूएस का मार्केट 10% टूटता है तो इंडिया का मार्केट 2 या 3% टूटता है। इंडिया की मार्केट्स की जो रेजिलियंस है, इंडिया की जो करेंसी की रेजिलियंस है, वो कहीं अधिक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से चीजें मैं गिनवाऊं, रेजिलियंस ये बड़ा ऐसा शब्द होता है कि आधे मेरे दर्शकों को इसका मतलब समझ नहीं आएगा।
और ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। 3 आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। 9 महीने से महंगाई दर 6% की लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है कि नहीं, और 7.4% पर है, तो पिछले 5 महीने के सबसे उछले स्तर पर। औद्योगिक विकास दर वो 2.5 के आंकड़े से भी नीचे आ गई है, और ये 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। और खाने पीने की चीजें, जहां आम आदमी आ जाता है पिक्चर में, और मैं आम आदमी से जुड़ा शो करता हूं, 22 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर है कि नहीं खाने पीने की चीजों के दाम। संदीप जी, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं कि जिस प्रकार मतलब आपके 50 वर्ष के आयु में निरंतर हर वक्त कोलेस्ट्रॉल लेवल सेम नहीं होगा, हम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन लेवल सेम रहेगा। 2014 से 2019 के बीच एक रिकॉर्ड पीरियड था जब कभी भी इन्फ्लेशन 5% से ऊपर नहीं हुआ था। उस समय आपने, जब मुझे नहीं याद आता है कि कोई ऐसा डिबेट हुआ जब सरकार की सराहना की गई। आज जब पूरे विश्व की हालत खराब है, तब भी हमारी इन्फ्लेशन दर जो है रिटेल इन्फ्लेशन दर 7.4% आ रही है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये चीजें जो है वो ऑटोमेटिक मैकेनाइज नहीं हो सकती। एक जो इन्फ्लुएंस है, एक प्रभाव है वैश्विक। महंगाई और नहीं बढ़ेगी आने वाले दिनों में। कच्चा माल, बाहर से सामान जो हम मंगवा रहे हैं, जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बिल बढ़ेगा। 1,85,000 करोड़ प्रति माह हमारा ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है। गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। देखिए, रियल टाइम में फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका जो है आकलन कर रही है। जरूरत पड़ेगी तो आज से 6 महीने पहले तो हमने कल्पना नहीं की थी कि रशिया से जो है इंपोर्ट बढ़ाई जाएगी। तो आगे क्या होगा, क्या ऑल्टरनेटिव्स होगा, वो मैं आपको कैसे बता सकूं जब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो रियल टाइम इसका जो है आकलन कर रहे हैं। और उसके चलते ब्याज दरें, जो रिपो रेट है 1.9% तो बढ़ चुकी है पिछले 5 महीनों में। अब दिसंबर में फिर से और बढ़ानी पड़ेगी, बाहर तो वो बढ़ा रहे हैं। तो हम महंगाई की भी मार झेलेंगे और बढ़ती ब्याज दरों की भी, उसकी मार पड़ने लगी है। अभी मैं देख रहा था एसबीआई वो 2.7% ब्याज दर, सबसे बड़ा सरकारी बैंक, बचत खाते में हमें दे रहा है 2.7% की ब्याज दर। और अगर आप होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कोई लोन लेने जाएं, 8, 8.5, 9% से कम कहीं मिल रहा है क्या? बताइएगा गलत कह रहा हूं तो। आपके आंकड़े कभी गलत हो ही नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ नजरिए की बात कर रहा हूं कि ये इन विषयों पर एक रिजिड स्टैंड ना तो मैं ले सकता हूं, ना आम आदमी को राहत कहां मिल रही है। अरे भाई, अगर रिपो रेट बढ़ा दिया, अगर आप मुझसे लोन के नाम पर ज्यादा ब्याज ले रहे हैं तो मेरे बचत खाते में तो ज्यादा ब्याज दे दो। उसको भी 5 बेसिस पॉइंट घटा दिया एसबीआई ने 2 दिन पहले। देखिए, रियल टाइम में जब एक मैच खेला जा रहा होता है ना, तो उसमें बहुत सारे निर्णय जो हैं वो रियल टाइम में लिए जाते हैं। मान लीजिए, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अगले साल बजट में जो है क्या रिलीफ होगा, लेकिन अगर वो तरीका बचता है कि आपको टैक्स में कुछ रिलीफ देना अनिवार्य होगा, तो ये सरकार बहुत फ्लेक्सिबल है।